हाँ, सबसे पहले देखना टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले तो दो पृथक पृथक चीजें नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, आपस में दोनों डेफिनेटली कोरिलेटेड है। तो जिन भी व्यक्ति ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं किया उन्हें कहीं ना कहीं टॉर्क में समस्या आएगी। इसका ये मतलब नहीं कि पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है, टॉर्क का अपना एक महत्व भी है। तो जैसे कि बिल्कुल फैमिलियर टर्म मुझे लगता है सुनी सबने होती, जैसे फोर्स ऐसी चीज़ है जो ऐसा कोई व्यक्ति ने किसी ने नहीं सुनी। तो ऐसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपने टॉर्क जरूर सुना होगा। जैसे गाड़ी घोड़े में जो शौकीन रखते हैं वो लोग टॉर्क की बात करते हैं, या कभी किसी की मुँह से सुन लिया टॉर्क। रक्षिता, हालांकि आप लोगों ने तो पढ़ा भी है, क्या होता है टॉर्क में से? कुछ हल्का बोल रहे। अच्छा, 2 दिन पहले। हाँ तो तुम बता। घूमने के लिए जो सपोर्ट करता है। कशिश, तुम लोग अगर ये नहीं रिपीटर में बैठते तो आप लोग का सिलेक्शन की तो उम्मीद ही नहीं थी कहीं से कहीं तक। 300-350 नंबर के लगभग मुझे लगता है आप लोग बनाते टोटल। टॉर्क का क्या होता है तुम बताओ? होता है क्या मतलब? फॉर्मूला में तो बचपन से पढ़ते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे से कितने से घुमाने के लिए जितना फोर्स लगेगा, घुमाने के लिए। टेंजेंशियल फोर्स, ये कुछ बात टेक्निकल साउंड हो रही है। टेंजेंशियल फोर्स मतलब सर जैसे ये फैन घूम रहा है तो उसके पेन पर टेंजेंट में जो फोर्स लगता है। जरूरी नहीं इस फैन को घुमाने के लिए टेंजेंट लगाऊं, मैं तो उसको बीच में से भी घुमा सकता हूँ। कोई सी चीज जो घूम रही है एक मिनट, उसके टेंजेंट देगा सकता है। टेंजेंट तो जरूरी नहीं है, आप बताओ। मतलब बराबर उसका भी। सही बात है, समझ पड़ता है। आयुर, तुम तो कोरोना में थे। सुनो, सही बात है, सही बोला कि टॉर्क और फोर्स एक ही चीज है। जैसे कि बचपन से पढ़ते थे, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मोशन। जैसे ये बैग रखा है, अभी ये बैग कैसा है? रेस्ट पे। तो ऐसा तो नहीं मैं बोलूंगा चलने लग जाएगा बैग। जोरा जमीन आपको मैंने बाहर जाने का कहा था, बोला था ना, जाओ बेटा। जैसे ये बैग रखा है, अब ये बैग को अगर मुझे मोशन देना है तो ऐसा तो नहीं कि मेरे बोलने चले जाएगा ये बैग चलिए कैसा बेटा, पॉसिबल है कि नहीं? सो अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो फोर्स क्या है? इसको पकड़ के मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स करना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना, स्टेट मतलब स्टेट बचपन पढ़ते हैं इनर्शिया, अगर वो रुका है तो उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक फोर्स देना पड़ेगा। तो उसको टेक्निकल फिजिक्स की भाषा में कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मतलब देसी भाषा में खिसकाना, चलाना। तो किसी भी चीज को खिसकाने के लिए, चलाने के लिए ऑब्वियसली क्या एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो जो फोर्स का काम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में होता है, वही फोर्स का काम यहाँ पर टॉर्क में होता है। जैसे पीछे वाला पंखा बंद है, वही बात हो गई। अगर वो बंद है तो वो जिंदगी भर बंद रहेगा, आप उसको कितना भी बोल लो घूमने के लिए, वो घूमेगा नहीं। अनटिल और अनलेस, कब तक? तो यहाँ फोर्स नहीं कहते। तो किसी भी चीज को रोटेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो आप पंखे का बटन चालू कर दोगे, या फिर क्या करोगे? हाथ से आप क्या करोगे? उस पंखे को घुमाओगे। तो जरूरी नहीं टेंजेंशियली दो, आप उसको बीच में से पकड़ के भी क्या कर सकते हो? घुमा सकते हो। तो बेहतर समझने के लिए टॉर्क को आप जाने कि टॉर्क और फोर्स अलग अलग नहीं है। फोर्स का काम होता है चीजों को चलाना, तो टॉर्क का काम होता है चीजों को घुमाना। तो जब जब मैं टॉर्क की बात करूं भाई, उसको जब तक फील नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? तो जब जब मैं टॉर्क की बात करूंगा, मैं कहूंगा टॉर्क ज्यादा है, टॉर्क कम है, तो किसी चीज को घुमाने के लिए, जैसे मैं कहूंगा टॉर्क ज्यादा है, तो टॉर्क का संबंध रोटेशन से है। तो कोई चीज जितनी ज्यादा जल्दी घूम रही है, जितनी ज्यादा घूमेगी, उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा। मैं कह रहा हूं टॉर्क 0 है मतलब
तो मेन चीज क्या है, टॉर्क का काम है चीजों को घुमाना। अगर टॉर्क जीरो है मतलब रोटेशन नहीं होगा, टॉर्क ज्यादा है इसका मतलब जल्दी क्या होगा, रोटेशन। तो इन चीजों में समस्या क्या है, बच्चा बोलते कि अरे टॉर्क मुश्किल है। टॉर्क एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, बस एक ही समस्या है, फॉर्मूले नहीं है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फॉर्मूला नहीं, भाई अगर मैं 2 4 5 को हटा दूं तो फॉर्मूला तो वही है मार स्क्वायर कहीं ना कहीं, बस वही समझनी है कि एक्सिस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी। तो यहाँ पर भी यही बात है कि टॉर्क का काम है चीज़ों को घुमाना, और टॉर्क निकालने के लिए अपने पास में कोई फॉर्मूले बहुत ज़्यादा नहीं होते, 1 2 फॉर्मूले, उसी को हम लोग को इस्तेमाल करना है। तो टॉर्क पे बेस्ड क्वेश्चन वही आदमी कर सकता है जिसने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप यही नहीं जानते कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, टेंशन क्या होता है, तो मुझे लगता है आप लोग अपना समय खराब करें, फिर ये टॉपिक आप लोग के लिए नहीं। तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग को एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए, टॉर्क निकालने के लिए भी क्या चाहिए होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि हर चीज को रोटेट करना है तो वहां पर कुछ एक्सिस चाहिए। तो पहले उस रोटेशन को आप लोग फील करें। जैसे आपने बोला इस गेट को खोलना है, तो इस गेट को खोलने की क्या तरीके, भाई वो गेट है वहां पे, देखो वो गेट जो मेन गेट, उसको खोलने के लिए वो हैंडल क्यों लगाया है। एक पॉइंट तो यहीं से आ जाएगा, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का जीरो कब होता है, अगर वो पार्टिकल कहाँ आ जाए, एक्सिस में। तो सोचो ये जो हैंडल है, हालांकि उधर है थोड़ा, ये जो हैंडल है इसको नोटिस करना। ये जो हमारे दरवाजों के जो हैंडल होते हैं वो नॉर्मली दरवाजों के बिल्कुल कहाँ लगे होते हैं, कॉर्नर पे लगे। तब आप क्या करते हो, उस हैंडल को पकड़ते हो और उस हैंडल को पकड़ के क्या करते हो, पुश करते हो, तो दरवाजा घूमता है कि चलता है, ये भी चलना मतलब चलना मतलब ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। अगर दरवाजा चल जाता तो होता कि यहाँ से चल के बाहर चले गए, बट वो क्या होता है आपका, रोटेट होता है। कभी देखा है उस हैंडल को बीच में लगाते हो दरवाजे के, भाई जो 11th वाले उन लोग लगा मैं फोटो लगाऊं, अगर मैं एक दरवाजा ले लूं, अच्छा दरवाजों में कब्जे जानते हो, कब्जे, हिंज जिसपे वो क्या होते हैं, टंगे होते हैं। तो ये मान लो ये हिंज लगा हुआ दरवाजे पे, 11th वाले देखना, नहीं तो मैं वहां जाके बता सकता हूँ, ये दरवाजे का हिंज है H1, ये दरवाजे का हिंज है H2, और ये हैंडल लगा होता है ऐसा, ये दरवाजे का हैंडल है। उस दरवाजे को खोलने के लिए आप क्या करते हो, हिंज को क्या करते हो, पकड़ते हो और आप फोर्स लगाते हो, जिसके कारण ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा क्या होता है, रोटेट। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पहले स्कूल में बनते थे, जब वो जानोगे तभी तो फॉर्मूला लगाओगे कि भाई आपका भले ही फर्नीचर वाला, कारपेंटर वाला पढ़ा लिखा हो ना हो, बट उसे ये पता है कि यार ये जो कब्जे हैं ये बिल्कुल इधर लगा। कभी देखा कोई कब्जे हैंडल यहाँ लगा दिए, क्यों नहीं लगाते, क्या बोलते हो, ईज ऑफ कंफर्ट। आप लोगों का लॉजिक क्या कहता है, अगर मैं एक बार हैंडल यहाँ लगाऊं और एक बार हैंडल यहाँ लगाऊं, दोनों ही केस में उस हैंडल को पकड़ के आप क्या करोगे, दरवाजे को खोलोगे, तो ज्यादा मुश्किल से किस केस में खोलेगा, करके देखो। अगर हैंडल को बिल्कुल कब्जे के पास लगा दूंगा तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ताकत आपको लगानी पड़ेगी, तब जाके वो क्या घूमेगा, तब जाके क्या होगा, वो खोलेगा। खोलेगा मतलब रोटेट होगा। तो यहां से एक शब्द का उद्गम हुआ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो सबसे मेन चीजों में से एक है, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब अप्लाई, किसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स का। तो किसी भी चीज को घुमाने के लिए फोर्स किस पॉइंट पे लगाया जाता है, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो भाई मैं अगर कहूं कि मेरे सीधे हाथ से मैं दरवाजे को खोल रहा हूं, तो मेरे सीधे हाथ की ताकत तो वही, तो 50 न्यूटन से अगर मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं तो 50 न्यूटन से सेकंड केस में भी लगाऊंगा और 50 न्यूटन से थर्ड वाले केस में भी लगाऊंगा। तो तीनों केस में दरवाजे को खोलने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स तो क्या आपका सेम है। फर्क किसका है कि वो फोर्स कहाँ लगा रहे, तो इस केस में जो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो वो किधर लगा रहे हो, इधर,
इस केस में जो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो वो किधर लगा रहे हो? इधर। और इस केस में 50 न्यूटन का जो फोर्स लगा रहे हो वो किधर है? इधर। तो तीनों केस में फर्क किसका है? किसका फर्क है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, किस पॉइंट पे फोर्स लगाया जाए। तो यहां से हमको ये समझ में आता है कि किसी चीज को घुमाने के लिए फोर्स की मदद तो होती है, फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल है ही सही, बट मेन मुद्दा है फोर्स कहाँ लगा रहे हो। सोच के देखो, अगर मैं ये कब्जे को अगर मैं ये हैंडल को बिल्कुल कब्जे पे लगा दूं तो क्या कभी घुमा पाओगे आप उसको? सोच के देखो, जो दरवाजे का हैंडल है उसको पास करते करते बिल्कुल कहाँ लगा दिया बच्चों? कब्जे पे। तो तुम अगर हाथी को भी बोलो कि फोर्स लगाए तो दरवाजा उखड़ जाएगा। सोचो ना, अगर उस हैंडल को कहाँ लगा दिया? कब्जे पे, और अब खींचने लग जाओ आप जोर से, तो वो दरवाजा अपनी जगह से उखड़ सकता है, बट किसी भी परिस्थितियों में वो रोटेट मतलब घूमेगा नहीं। तो ये मेन चीज है। पॉइंट क्या है? जो टॉर्क होता है वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे तो करता ही, साथ साथ किस पे करता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स किस पॉइंट पे लगाया है। तो यहां से देख के प्रैक्टिकली एक फैक्टर बच्चों क्या दिख रहा है? देखो, जब हैंडल को यहां लगाऊंगा तो इसकी एक्सिस से, कब्जे को मतलब क्या हुआ? एक्सिस, कब्जे के अबाउट तो दरवाजा क्या होता है आपका? घूमता है। तो ये जो हमारा हिंज है, जब इस पॉइंट पे फोर्स लगाया तो एक्सिस से दूरी क्या है फोर्स की? ज्यादा है। जैसे जैसे उस हैंडल को क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक्सिस के पास ला रहा हूँ, कब्जे के पास, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया। तो जैसे जैसे इस कब्जे को बच्चों आप पास ले जा रहे हो, क्या कम हो रहा है? हाँ, क्या कम हो रहा है? किसकी डिस्टेंस? इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? देखो, पहले फोर्स यहाँ लगाया था, फिर हैंडल को उठा के यहाँ से यहाँ ले गए, फिर यहाँ फोर्स लगाया, फिर इस हैंडल को उठा के यहाँ से यहाँ ले गए, फिर यहाँ फोर्स। तो जहां मैंने बोला जहां फोर्स लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो जैसे जैसे इस हैंडल को आप कहाँ ले जा रहे हो? पास लेके जा रहे हो, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है आपकी? कम होती जा रही है। तो यहाँ से बिना फॉर्मूले के जो मुझे समझ में आया वो ये है कि टॉर्क दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला ऑब्वियसली कितने फोर्स से आप खोल रहे हो, और दूसरा मेन डिपेंड करता है डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ द फोर्स। कहां से भाई? हैंडल मतलब क्या? जहां पे फोर्स लगा है, तो उस फोर्स की डिस्टेंस कहां से? एक्सिस। सो इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स कहां से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, वो भी हम लोग बात कर लेंगे। तो ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो फोर्स पे और दूसरा डिपेंड करता है फोर्स एक्सिस से कितनी ज्यादा। तो मुझे फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, कौन से केस में इजीली खुल जाएगा? कौन से वाले केस में? क्यों? क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? तो जितना ज्यादा फोर्स की एक्सिस से डिस्टेंस होगी उतना ही इजीली वो दरवाजा क्या होगा आपका? खुल जाएगा मतलब उतना ही इजीली वो क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। तो बस वो बात दिमाग में रखना, टॉर्क का मतलब रोटेशन से। टॉर्क है तो रोटेट होगा, टॉर्क नहीं है तो रोटेट नहीं होगा। जितना इजीली खुल जाएगा मतलब उतना ही ज्यादा टॉर्क है। तो तीनों केस में किस में ज्यादा टॉर्क होगा? 1, 2, 3 किस में होगा? तो इसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा टॉर्क, फिर इसमें और एक्सिस पे आ जाओगे तो ये कंडीशन मिल गई, न्यूमेरिकल कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, फोर्स तो सेम लगा है ना? हाँ, तो आर चेंज कर लेना भाई। तो बताया मैंने कि 50 न्यूटन का फोर्स पहले दूर लगाया, फिर 50 न्यूटन का पास। जितना फोर्स को एक्सिस के पास लगाते जाओगे टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि उतनी मुश्किल से वो चीज क्या होगी? खुलेगी। तो यहाँ से एक पॉइंट क्या मिल रहा है, समझ में क्या आ रहा है कि टॉर्क की वैल्यू 0 कब होती है? सिर्फ जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 0 कब थी? जब कौन एक्सिस पे आ जाए? पार्टिकल मतलब मास। तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू 0 कब होगी बच्चों? जब फोर्स को कहाँ लगा दिया जाए? हमारे
एक्सिस, क्योंकि फोर्स को जब एक्सिस पे लगा दोगे तो उसकी एक्सिस से दूरी कितनी हो जाएगी? दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर न्यूमेरिकल। कुछ नहीं करना न्यूमेरिकल में, यही छोटी छोटी बातें देखनी है कि अगर फोर्स को किसी भी चीज के रोटेशन पे, अगर फोर्स को आपने एक्सिस पे ही लगा दिया, उन परिस्थितियों में वो कभी घूम नहीं पाएगा, क्योंकि टॉर्क कितना होगा? 0। उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल स्कूल में देते थे, पहले उसकी बात करेंगे। स्कूल में क्या होता था प्रैक्टिकल एग्जांपल्स? वही एक तो नल वाला होता था। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल पहले पता होना चाहिए आपको। याद है नल, ये नल की ये बनाते ना, क्या बोलते हैं इसको? टोटी, नल की। तो उसमें भी आप लोग देख लीजिए, वो कहते थे ना उसको, मुझे नहीं पता क्या हेड वेड ऊपर वाला कहते हैं, तो वो जो नल घुमाने का होता है ना, आप लोग के घर में नल होते हैं कि नहीं, तो जो ऊपर की टोटी होती है उसको बोलते हैं कि वाई इट इज मेड लार्ज। आजकल के आधुनिक जमाने के नल आते हैं, उसमें लंबे लंबे हैंडल, पहले कैसे होते हैं? छोटे छोटे इस तरह से, पहले ऐसे गोल गोल, फिर उसको ऐसा करना पड़ता है बार बार धीरा। तो आजकल कैसे आते हैं? लंबे लंबे हैंडल वाले आते हैं, फटाक से आप करोगे 2 मिनट में, होते कि नहीं? अपने हैंड वॉश में ऐसे, तो कैसे खुल जाते हैं वो? आपका हाथ दो, आपको कुछ अपने आप वाले तो खैर वो तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, अपन मैनुअल बात करें तो उसमें ऐसे हैंडल होते हैं ना, तो क्या करना पड़ता है? आपके हाथ गंदे, हाथ दो, आपको कुछ नहीं करना, जरा से ऐसा किया, हाथ धो ले, फिर ऐसे करके। पहले वाले में कैसा करना पड़ता था? हाथ से। तो वैसे बोलते हैं कि वाई इट इज मेड लार्ज, कैप को लार्ज बनाने से क्या होगा? तो ये वाला मुद्दा है। तो एक हमारा आधुनिक जमाने का नल ऐसा वाला, और एक पुराना देसी प्लास्टिक के भी आते थे, तो इसमें कैसा लगा हुआ? इतना सा लगा था, इस तरह से ऐसा लगा। तो उसमें भी कहानी देखो यही है भाई, अगर नल खोलने वाला मैं हूं, मतलब व्यक्ति अगर वही है, और अगर ये मान ले कि वो उतनी ही ताकत से खोलेगा, जितनी ताकत से छोटा नल खोलोगे उतनी ही ताकत से क्या होगे? बड़ा वाला। मैंने बोला टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो फोर्स पे, और दूसरा फोर्स कितनी दूरी पे लगा। तो मैंने बोला अगर व्यक्ति में हूं तो दोनों केस में फोर्स भी क्या होगा? सेम। मुझे मेरे हाथ धोना है, तो सीधे हाथ से मैं नल खोल रहा हूं, तो एक बार फोर्स मैंने क्या किया? यहाँ पे लगाया, और एक बार फोर्स मैंने क्या किया? यहाँ पे लगाया। फिर दोनों केस में फोर्स तो क्या आपका सेम। एक्सेस कौन सी होगी? देखा ना, हैंडल जो लगा होता है, जिस पे वो लगा होता है, उसी के अबाउट तो क्या होता है? घूमता है। जैसे पंखे की एक्सिस कौन सी? वो नट, मतलब जो रॉड आ रही है एक तरह से, वो रॉड ही तो क्या आपकी एक्सिस है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? देखो नल की एक्सिस भी कौन सी होगी? ये वाली होगी, ऐसे। तो जब इस तरह से नल होता है, छोटा छोटा टोटी वाला, तो उस केस में फोर्स तो आप वही लगा रहे हो, मान लो 50 न्यूटन लगा रहे, बट ये फोर्स क्या? देखो एक्सिस के क्या होगा? बहुत पास। पॉइंट क्या? फोर्स जितना एक्सिस के, मैं क्या, फोर्स जितना एक्सिस के पास जाएगा, बताओ उतना टॉर्क क्या होगा? ज्यादा कि कम? क्यों? जितना मुश्किल से घूम रहा है कोई चीज, जितनी मुश्किल से घूम रही है, उसका मतलब क्या है? टॉर्क ज्यादा है कि कम है? मुश्किल से घूम रही है मतलब रोटेशन कम हो रहा है, तो टॉर्क भी कम हो। जितना आसानी से घूम जाएगी उतना ही टॉर्क भी क्या होगा? ज्यादा। तो इस केस में चूंकि फोर्स एक्सिस के बहुत नजदीक है, तो क्या लिखोगे कि फोर्स इज क्लोजर टू द एक्सिस, देयरफॉर इस केस में रोटेशन थोड़ा कम होगा, इसलिए टॉर्क भी कम। और जो आधुनिक नल है उसमें क्या करना है? ऐसा करने की जरूरत ही नहीं। उसमें तो आप सिंपल सा हाथ लोगे और जरा से उस हाथ को क्या करोगे? यहाँ पे करोगे ऐसा, तो उस केस में वो घूम जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देखो ये एक्सिस से ज्यादा है, तो आर ज्यादा है तो टॉर्क भी क्या होगा? ऐसे हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं पूरे ही आप लोग टॉर्क से घिरे हुए। तो जहां जहां आप लोग को रोटेशन दिख रहा है, वहां वहां मैं बोलता हूँ एक बार आप लोग टॉर्क पे जरूर विचार करें। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अब आप लोग विचार करना, हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्मूले की। हाँ भाई बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं? अरे बोलना सर फिर ये व्हीकल्स में जो टॉर्क, हाँ वो सब वही होता है। नहीं तो वो किसके रिस्पेक्ट में रहता है? वो चक्के के रिस्पेक्ट में रहता है या फिर वो जो फ्लाईव्हील रहती है जो घुमाती है उसके रिस्पेक्ट में रहता है? जो अंदर जो शाफ्ट लगी होती है वही शाफ्ट का टॉर्क होता है, वो रोटेट हो रही
तो वो जो इंजन शाफ्ट को टॉर्क दे रहा है वो उतना टॉर्क है। और वो पूरा टॉर्क हालांकि टायर को मिलता नहीं क्योंकि फ्रिक्शन के कारण टॉर्क लॉस भी होता है, तो इसलिए वो आइडियल केस होता है। बोलते हैं 100 bhp है, 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जैसे गाड़ी में आता है, 240 वो आइडियल है जो शाफ्ट को मिल रहा है। वो जो आपके टायर को मिलेगा वो थोड़ा उससे कम ऐसा आपने शाफ्ट को टूटते देखे है। क्रैंक शाफ्ट को टूटते देखे। हाँ मेरी गाड़ी भी टूट गई थी, मेरे भाई ने एक्सीडेंट किया था, चलती गाड़ी में टूटते ट्रक का देखा था मैंने। हाँ इतने टूट जाते हैं। देखो अब जो टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो वो कंपैरिजन ऐसा देखो। क्योंकि अब आप लोग एक्सेस से फैमिली हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर चुके हैं, तो जहाँ जहाँ मैं एक्सेस की बात कर रहा हूँ आप एक सीधी लाइन बना दें। और जैसा कि पहले बताया ये घुमा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं मतलब इस एक्सेस के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेशन। बेहतर समझने के लिए वो दरवाजे ही मान लें कि वो दरवाजे की जो हिंज है वही हमारी एक्सेस है, और चूंकि उसको खोलना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हैंडल। तो हैंडल हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो बस इस हैंडल को पकड़ो। अब देखो क्या जरूरी है परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ। दरवाजा खोलते समय देखते हो क्या, नापते हो ये फोर्स परपेंडिकुलर। आप लोग तो क्या करते हो, गए और धक्का मार दिया। मतलब फोर्स हम लोग कहीं भी दिशा में परपेंडिकुलर भी लगा सकते हैं, किसी एंगल पे भी लगा सकते हैं, जीरो एंगल पे भी लगा सकते हैं। तो इस हैंडल को मैंने पकड़ा और इस हैंडल को पकड़ के मेरी इच्छा मैंने इसको पकड़ा और कैसा भी खींच दिया। तो मान लीजिए इस फोर्स को हम लोगों ने पकड़ के यहां से ऐसा खींच दिया। इस फोर्स की वैल्यू है हमारी F। यहाँ पर दो चीज है टॉर्क को समझने के लिए, एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है और दूसरा एक्सिस पे, जिसे अब वेक्टर फॉर्म में कहते हैं आर वेक्टर। अभी ये आर क्या है वो भी समझो, बट ध्यान रखना टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स पे और दूसरा एक्सिस पे। वो आर वेक्टर क्या होता है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था ना, इज इक्वल टू क्या था, m²। तो ये आर क्या था, वो मेन था किसकी, ये डिस्टेंस ऑफ एक्सिस नहीं, कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी जो आर वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अभी बना रहा हूं। उस आर को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कहां पर फोर्स लगाया, तो एक्सिस से जहां पर फोर्स लगाया उसकी दूरी को, उसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग कहते हैं आर वेक्टर। तो आर वेक्टर कैसे बनेगा देखना, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ये हमारी क्या है, एक्सिस है। तो इन दोनों को आप लोग क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और इसका वेक्टर हमेशा कैसा बनेगा, ध्यान रखना, आर वेक्टर हमेशा कैसे बनता है, तो एक्सिस से बच्चों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को एक लाइन से जोड़, एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को एक लाइन से क्या कर दो आप, जोड़। तो ये जो वेक्टर बनेगा इस डायरेक्शन में, इसी वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, आर वेक्टर। शब्दों में क्या नाम देंगे, आर वेक्टर क्या है, दिस इज द डिस्टेंस, कहां से डिस्टेंस, फ्रॉम द एक्सिस टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एक्सिस से फोर्स की कितनी दूरी है उसी को हम लोग कहते हैं आर वेक्टर। चूंकि वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम द एक्सिस टू द पॉइंट। तो देख लीजिए बच्चों, तो आर वेक्टर इधर है, हम इसको खींच रहे हैं, फोर्स किधर है, इधर है। क्या आर और एफ के बीच कुछ एंगल है, इस एंगल को बोल लो कितना, सही है। तो इसके बेसिस पे टॉर्क के दो फॉर्मूले बनते हैं। आमतौर पर किसी बच्चों को बोलोगे टॉर्क का फॉर्मूला क्या, बोल देगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो फॉर्मूला पूरा सही नहीं है। बताइए, तुम लोग रोज बच्चे, हर रोज कोई ना कोई बच्चा मेरे को रिंगटोन सुना रहा है। एक आध किसी का फोन ले जाना पड़ेगा भाई से लग रहा है। क्यों, खाना बनाने वाली को चाहिए, उसको चाहिए भी है, बोल भी खाना बनाने को बोल देती है। देखो तो टॉर्क के दो फॉर्मूले होते हैं। आपके हाथ में देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले या तो इस फोर्स का कंपोनेंट तोड़ो। इस फोर्स का कंपोनेंट कैसे तोड़ोगे, फोर्स का Z एक्सिस में कौन से एक्सिस लगाया, नहीं, एक्स वाई प्लेन।
बारे में कहता है ना। अरे अपन जेड एक्सेल भी वैसे ही बनाते हैं। इतना सोचना ही गलत तुम्हारा। इस फोर्स का कंपोनेंट थोड़ा सा आपने दरवाजे वाला बोले ना, दरवाजा तो ऐसे ही खींचता पड़ा। साबित समझाओ इसको ज्यादा सोच रहा है। कर लेंगे जेड वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कंपोनेंट तोड़ो। इस फोर्स का कंपोनेंट तोड़ो, किधर आएगा फोर्स का कंपोनेंट? ये वाला कौन सा है? कॉस। तो एक कम कलर चेंज करना है, भगवा कलर नहीं लगा सकते हैं। जोरा जमीन देखी ना, देखना वो तो बेवकूफ बना रहे थे मुझे, मैं तो भूल ही गया एकदम से कि मैंने बाहर का कहा। उसको लगा था भूल जाते। भूलता तो मगर कोई कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं। कभी भूलने का नाटक कर लो तो बात अलग है। याद में वो सब रहता है, किसने क्या करा था, किसने क्या बोला है, कौन क्या करना है। आपको गणेश चतुर्थी का प्रश्न याद है? कौन सा गणेश चतुर्थी? हाँ, आशय वाला। देखो इधर, एफ पैरेलल, वो आशय तो भाई है ना। कहाँ गया वो? क्या वो सही किया वैसे। देखो ये कंपोनेंट तोड़ दिए मैंने, एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। यहाँ कॉस और साइन से मतलब नहीं, यहाँ मतलब है, ध्यान से सुनना, यही फॉर्मूला है। यहाँ मतलब है परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट से। अभी सवाल बच्चों बनता है कि परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है। तो आप यहाँ देखिए, मैंने बोला भाई, पहले मैंने क्या किया था, फोर्स को कुछ आर के संग एंगल पे लगाया, तो मैंने कंपोनेंट तोड़ लिया। तो एफ कॉस थीटा देखो किसकी डायरेक्शन में, क्या बोलते हो बच्चों? एफ कॉस थीटा किसकी डायरेक्शन में? आर की डायरेक्शन में। और ये एफ साइन थीटा किसके परपेंडिकुलर है? तो क्वेश्चन जब करेंगे तब पूरी बात समझ में आएगी। फिलहाल ये समझो कि जब किसी चीज को घुमाने के लिए फोर्स को एंगल पे लगाते हैं तो उस फोर्स के हमेशा आपको दो कंपोनेंट तोड़ने हैं। कॉस साइन से कोई मतलब नहीं। एक कंपोनेंट वो होगा जो आर की डायरेक्शन में होगा, उस कंपोनेंट को हम लोग क्या कहेंगे? एफ पैरेलल। और दूसरा कंपोनेंट वो होगा जो क्या होगा? इस आर के परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफ परपेंडिकुलर। तो अभी हालांकि दरवाजा सारा थोड़ा कोने में है, नहीं तो मैं उसको बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल उसका आपको देता। है ना कॉपी में? सर हाँ, ये अगर ये एक्स है तो दरवाजा ऐसे या तो ऐसे खुलेगा। तो आपने पूछा अगर इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में होगा तो क्या समझ? तो इतना दिमाग मत लगाओ, तो बहुत दिमाग लगा। इसकी गाड़ी वही अटक गई, देखो इधर इस पे ये दरवाजा है, ये वाला जो साइड है ये क्या है? हिंज्ड है। तो आप सोचो इस दरवाजे को हमने इधर किया और क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। और हैंडल किधर लगा है? यहाँ पे हैंडल लगा है। अब जो तुम कह रहे हो मैंने फोर्स कैसा लगाया, तो मैंने फोर्स ऐसा लगाया। कैसे लगाया मैंने फोर्स को? ऐसा लगाया। तो इसके कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे? मतलब अगर इसको ऐसा लगाऊंगा तो इसके कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे? एक कंपोनेंट कैसे तोड़ेगा आपका? उधर टूटेगा, और एक कंपोनेंट कैसे टूटेगा? इधर। अब ध्यान से देखना, ये जो पकड़ रखा है इधर वाला ये एक्सिस है और ये हैंडल लगा है, तो आर वेक्टर किधर होगा? एक्सिस से किसकी तरफ? आपके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ। मतलब इधर एक्स एक्सिस की तरफ आर वेक्टर होगा ना। और जो फोर्स लगाया था वो मैंने ऐसा लगाया था, तो जब इसके कंपोनेंट तोड़े तो एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा किधर आ गया? इसकी डायरेक्शन में, और एफ साइन थीटा किधर आ गया? इसकी डायरेक्शन। तो ये मैंने कहा कि आर के पैरेलल क्या है? एफ कॉस थीटा। ये समझ में आया? अब मुझे बताओ, किसी चीज को घुमाने के लिए, मान लो दरवाजा, ध्यान से, अगर इस दरवाजे को पकड़ के ऐसे खींचो, मतलब एफ कॉस थीटा, अगर इस दरवाजे को पकड़ के, ध्यान से देखना, अगर इसको पकड़ के मैं ऐसे खींचो इधर, तो क्या कभी घूम पाएगा? क्या होगा? वही, ये कितना भी जोर से खींच लो वो उखड़ सकता है वहां से, बट क्या होगा? वो घूमेगा नहीं। घूमेगा कब? घूमेगा कब? जब उसको कैसा खींचूंगा? ऐसा। अगर इसको पकड़ के मैंने ऐसा खींच लिया, ऐसा मतलब परपेंडिकुलर, तो उस केस में क्या होगा? वो रोटेट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये पॉइंट होता है क्या, कि कौन सा फोर्स का कंपोनेंट टॉर्क देता है। भाई दरवाजे को खोलने के लिए फोर्स तो लगा दिया,
फोर्स का कौन सा कंपोनेंट घुमाने के लिए जिम्मेदार है, तो वो पॉइंट करना है। हमने क्या बोला, क्या ये कंपोनेंट जिम्मेदार होगा? तो हमेशा क्या बोलोगे, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? पैरेलल। साइन कॉस नहीं, साइन कॉस नहीं, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? पैरेलल। किसके पैरेलल? आगे। तो हमेशा फोर्स का वो कंपोनेंट, समय के संग पूरी बात समझ में आएगी, बट अभी ध्यान रखना, फोर्स का वो कंपोनेंट जो किसके पैरेलल है? आर के पैरेलल। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। तो अगर फोर्स को एक्सिस के पैरेलल लगाएंगे तो कभी भी वो फोर्स रोटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, रोटेशन मतलब टॉर्क, तो अगर रोटेशन नहीं है तो उसके कारण टॉर्क भी जीरो। तो दूसरा पॉइंट, ये नहीं घुमाएगा तो ये क्या होगा? घुमाएगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे फिर? फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? तो फोर्स का हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू द आर। ये क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। रोटेशन होना मतलब क्या होना? टॉर्क होना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फोर्स का हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वही क्या करता है? रोटेशन प्रोवाइड करता है। तो इसका दुनिया में कोई एक्सेप्शन, ये पंखा भी सामने, पंखे को घुमाने लग जाओ, आप कह रहे थे पंखे को घुमाने लगा, टेंजेंट पे लगाओगे तो कैसे घुमाओगे? सोचो ये पंखा आपके सामने, इसको कैसे घुमाओगे? ऐसे ही करोगे ना। अगर पंखे की पंखुड़ी को, वही आ गई, ये पंखे की पंखुड़ी समझ लो, ये पंखे की पंखुड़ी समझ लो, 1 2 3, ये पंखुड़ी। सोचो अगर इस पंखुड़ी को पकड़ के वही ऐसे खींचते रहूं तो, अगर इस पंखुड़ी को पकड़ के मैं ऐसे खींचते रहूंगा तो आप भले दिन भर खींचते रहो। अभी क्या किया आपने? वही फोर्स को क्या कर दिया? एक्सिस के पैरेलल, आर के पैरेलल। बट अगर इसको पकड़ के मैं ऐसा करूं, ऐसा ऐसा डालना, ऐसा मतलब क्या कर दिया? परपेंडिकुलर। आर किधर आएगा? इधर। अगर उसको ऐसा करोगे तो फट से वो पंखा क्या होगा आपका? घूम जाएगा। बस इसी को प्रैक्टिकली कोरिलेट करना, बाकी टॉर्क में और कुछ नहीं। जो फोर्स हमने अभी तक पढ़े थे, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशन, वही तो काम। बस मैं वहां इतना पूछूंगा कि ग्रेविटेशन का कंपोनेंट टॉर्क देगा क्या? नॉर्मल रिएक्शन टॉर्क देगा क्या? टेंशन टॉर्क देगा? तो जिन बच्चों को यही नहीं पता कि कौन सा कंपोनेंट टॉर्क देता है, वो लोग टॉर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते। बस यही मेन बात है, लगभग 20-25 मिनट की, जो बुक में नहीं लिखते। अब बुक में स्टार्ट कर डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो जिसको ये कहानी नहीं पता फिर वो टॉर्क में मुझे लगता है हमेशा रोते रहेगा। तो अब मुद्दे की बात की टॉर्क निकालते कैसे? ये तो मैंने बताया कि टॉर्क होता क्या है, कब टॉर्क होगा, कब टॉर्क नहीं होगा। तो सवाल टॉर्क निकालते कैसे? तो टॉर्क निकालने के फिलहाल अभी 2 फॉर्मूले हैं। जो पहला फॉर्मूला है वो ये है, इनटू आर, एफ इनटू आर सिंपल कह सकते हो। तो कौन सा कंपोनेंट? तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर। आर क्या है फिर बोलो? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया, दूसरा एक इसका उल्टा बना दो, तो एफ इनटू कितना? आर परपेंडिकुलर। ये एफ इनटू आर परपेंडिकुलर क्या है आगे क्वेश्चंस में बाद में समझा दो। तो परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों ही फॉर्मूले टॉर्क के। कैसे यूज करते हैं वो डिवाइड करना बात करें, ठीक है। इसी को बुक्स में टॉर्क को अगर लिखने की बात करें तो बुक में टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं, हालांकि बता चुका हूं वो कितना होता है पहले भी, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये पहले भी वेक्टर में क्वेश्चंस दिए थे। और इसको खोल लोगे तो ए क्रॉस बी क्या होता है? अगर इसको खोल लोगे तो आर एफ साइन थीटा किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन आर। देख लो ये टॉर्क की फॉर्मूला। संस्कृति लौटे, वीडियो तो आपने भी नहीं देखा था वैसे। इसको क्या लगता है आपको नहीं पता? कहाँ से बोले? बोलो बेटा। सर जो
तुम गिर गए मत पूछो बेटा, आपको लग गई। देखो टॉर्क हुआ क्या, कुछ रोटेशन भी था। हाँ बोलो। तो जो वो दरवाजे के पैनल होगा वो आरसीबी को परपेंडिकुलर होगा पर उससे टॉर्क नहीं होगा। कैसे बोलना क्या? दरवाजा उसके पैनल फोर्स ऐसा, ठीक है, और पर वो आर से तो परपेंडिकुलर ही है ना, पर उससे टॉर्क तो नहीं होगा। आर से परपेंडिकुलर कहाँ होगा? ये दरवाजा है। तो force- जैसे दरवाजे का प्लेन है, हाँ उसी डायरेक्शन में फोर्स। हाँ मैं समझ गया ना, ये दरवाजा है। हाँ। आपने इसको ऐसा रखा है, ऐसा बोल रहे हो? नहीं ऐसे अच्छा हाँ दरवाजे का प्लेन पर वो आर से तो परपेंडिकुलर ही है। हाँ सही बोल रही है, नीचे की ओर बोल रही है। बहुत सही क्वेश्चन है। उससे टॉर्क होगा पर रोटेशन क्यों नहीं होगा? नीचे ऑब्स्ट्रक्शन है ना, उस डायरेक्शन में एक्सेस का कंस्ट्रेंट है। तुमने क्वेश्चन ही घटिया तरीके से पूछा। तुम्हारा क्वेश्चन पूछने का तरीका घटिया है। नहीं तुमको ये पूछ रहे थे, समझ गया, तुम ये पूछ रहे थे ऐसा लगाते तो जैसे ये, तो आप ये पूछ रहे थे कि ऐसा एंगल पे लगाना, तुम ये पूछ रहे थे, मैं समझ गया। हाँ ये आप ये पूछ रहे थे ऐसा एंगल पे लगाने वाला। मैं वो पूछ रहा था कि वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में। हाँ मैं समझ गया, आप ऐसा पूछ रहे थे ऐसा, ये क्या पूछ रहे थे? देखो इसकी बात भी सही है, कुछ नई बात नहीं है भी। ये एक्सिस है, समझ गए? मैंने बोला अगर ऐसा फोर्स लगाऊंगा तो खुलेगा और ऐसा फोर्स लगाऊंगा तो नहीं। इसने बोला अगर मैं फोर्स को इस लाइन के ओर ऐसा लगाऊं, ऐसा मतलब दरवाजे को पकड़ के अगर मैं उसको देखो स्टॉप करना, दरवाजा नीचे की उसमें जो एफ परपेंडिकुलर है हाँ। वो प्लेन के परपेंडिकुलर बोलेगी कि हाँ वही मैं समझ गया। तो इसलिए 3 डायमेंशनल टॉर्क बेसिकली अपन यहाँ पर कंसिडर नहीं करते, अपन सिर्फ एक प्लेन में ही लेते हैं, क्योंकि एक्सिस भी कोई एक प्लेन में ही रोटेशन को पॉसिबल, दरवाजा एक प्लेन में घूमता है, नहीं तो दरवाजा फिर तो ऐसा भी खुल सकता है, ऐसा भी खुल सकता है, ऐसा भी खुल, ऐसा भी, इस तरह से। तो वो 3D टॉर्क वैसे मैंने कभी कहीं पे भी नहीं देखा। हाँ यहाँ पर टॉर्क के और, हाँ जरूर कर लिया। यहाँ पर टॉर्क के और फॉर्मूले क्या होते हैं ये देखिए। इस रोटेशनल मोशन के अगले एक पार्ट में और अच्छी चीज है कि बहुत सारे फॉर्मूले वही है जो न्यूटन्स लॉ में पढ़े, सिर्फ उनको कंपैरिजन करना है। इनफैक्ट एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये सब भी सेम है, सिर्फ कंपेयर करना है और उनको क्वेश्चन से कोरिलेट करना है। तो कंपेयर करके क्वेश्चन से कोरिलेट कैसे करेंगे देखना, 11th वाले बच्चे भी जब देखेंगे। तो कंपैरिजन किस किस का होता है, जैसे कि यहाँ लिखता हूं, कंपैरिजन बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क, कि फोर्स और टॉर्क में कंपैरिजन हम लोग कैसे करें और कौन कौन से पैरामीटर्स में कंपैरिजन करते हैं। तो सिर्फ आप लोग ये ध्यान रखना कि किसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप लोगों को फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन में कैसे लिखते हैं, रोटेशनल मोशन में कंपेयर करने के लिए किस किस को कैसे कंपेयर करें, वो एक यहाँ टेबल बना देता हूं मैं। यहाँ पे है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मतलब एनएलएम, और यहाँ पर है रोटेशनल मोशन। सीधा एक एग्जांपल ले सकता हूँ, देख लो। तो लेफ्ट वाले टेबल में एनएलएम के न्यूटन्स लॉ के पैरामीटर आएंगे और राइट वाले में रोटेशनल मोशन। तो पहला पैरामीटर कौन सा देखना बच्चों, मास देखा है? मास, वैसे मास का मतलब भी क्या होता है, बचपन में सुनते ना मास इनर्शिया, सुना है? इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। बचपन में 9th क्लास में पढ़ते थे ना, कैसे क्या था? इनर्शिया मतलब क्या होता है, याद नहीं होता ना? कोई स्टेट को चेंज करने में अपोजिशन, तो वो किस पर डिपेंड करता था, मास में। बचपन में कहते ना कि ट्रक को हिलाना ज़्यादा मुश्किल है, बाइक को हिलाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि बाइक का इनर्शिया कम है और ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा है। क्यों भाई समीर तुम नीचे क्यों देखते हो? ऐसे क्या होता है? हाँ देखो भाई, कोई नीचे देखता है बार बार, सुनता नीचे देख रहे हैं, नीचे ऊपर देखो भाई, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही? क्यों ऐसा भाई, ऐसा तो नहीं। तो कंपैरिजन किसका किसके साथ करते हैं बच्चों? तो मास का कंपैरिजन यहाँ पर करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से।
याद रखना, यार कैसे रहेगा, मास मतलब भी इनर्शिया, तो जो काम एनएलएम में मास करता है वही काम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम टू सेम कंपैरिजन करना है। दूसरा, वहां क्या बताई थी, वेलोसिटी याद है, लीनियर वेलोसिटी v, तो वो लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, सिंपल कंपैरिजन, वहां चलता था यहाँ घूमता है, वहां पर क्या था एक्सेलरेशन, तो यहाँ एक्सेलरेशन कौन सा आ जाएगा, मतलब अल्फा। चौथा, वहां पर क्या था मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है। इस मोमेंटम को बोलो कौन सा मोमेंटम बोलेंगे, ट्रांसलेट में बोल लो या फिर बोल लो क्या, लीनियर मोमेंटम। लीनियर पैरामीटर मतलब जो एनएलएम में पड़ता है, ये लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, ये भी आगे पढ़ाऊंगा। तो वहां लीनियर मोमेंटम था, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम, तो सिंबल क्या होगा, तो P यहाँ लीनियर मोमेंटम था, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है L। कंपैरिजन देखना, तो P का सिंबल L, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, वहां मास था, यहाँ मास की जगह क्या आएगा I, वहां V था, यहाँ V की जगह क्या आएगा, बन गया। तो इस तरह से कंपेयर करना है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। चौथा पैरामीटर, पांचवा पैरामीटर देखो यही, यहाँ एनएलएम, यहाँ पर क्या रोटेशन। पांचवा पैरामीटर फोर्स, फोर्स क्या होता है वहां पे m इनटू, ये होता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। अब सुनना कंपैरिजन, तो जो काम एनएलएम में फोर्स करता है, यहाँ फोर्स का कंपैरिजन 11th वाले बच्चों के लिए, यहाँ पर फोर्स का कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, इसीलिए आते से मैंने कहा था कि टॉर्क इज द, जो साबिल ने भी कहा, टॉर्क इज द फोर्स ऑफ रोटेशनल मोशन। तो जो वहां फोर्स करता है वो यहाँ पे क्या बनेगा, टॉर्क। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर F बराबर m है तो यहाँ पे टॉर्क बराबर क्या बनेगा, तो I इनटू अल्फा। इस पे भी न्यूमेरिकल करेंगे। छठा फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ क्या बनता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, होता है नहीं होता है, होता है ना, क्या बोलते हैं, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ कंपैरिजन क्या बनेगा बताओ, फोर्स का कंपैरिजन टॉर्क के साथ इज इक्वल टू P का कंपैरिजन, P क्या है, P क्या है, लीनियर मोमेंटम। यहाँ लीनियर मोमेंटम का कंपैरिजन किसके साथ होगा, एंगुलर, और टाइम तो क्या रहता है सभी जगह सेम। तो ध्यान रखना, टॉर्क को क्या क्या कह सकते हैं, फॉर्मूले देख। तो टॉर्क को रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं, इसमें कुछ याद नहीं रखना, ये वही है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सब पे क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर से सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे रिवाइज में। तो जो इसके पहले वाले फॉर्मूले बताए उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, जो ये वाले फॉर्मूले बताए इन पे भी क्वेश्चन करेंगे। सातवां, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वहां क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो इसीलिए यहाँ पे फायदा भी है, कोई बहुत फॉर्मूले याद रखने वाली बात नहीं है, सिर्फ एक मेंटल वो आदमी ने बना रखी है रोटेशनल मोशन को लेके, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ा सा एक्सेस के बारे में सोचना पड़ता है, बस यही यहाँ पे पॉइंट। इस तरह से देख लो 11th वाले बच्चों, सारे फॉर्मूले हो गए लगभग, ये पॉइंट इन्हीं पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देख लो इस बार इसको, कंपैरिजन समझ लो। तुम्हारा नाम क्या है, आस्था, सोनी। तुम पहले ऑनलाइन भी बीच बीच में आते थे, है ना, हाँ ये बालिका ऑनलाइन भी आई बीच में। अभी कॉलेज तो नहीं जाओगे, क्यों, हाँ नहीं देना, कब से एग्जाम है, अच्छा एग्जाम में जाके बैठ गया ना उस दिन, ऐसा नहीं बैठना, क्या वैसे एग्जाम तुम्हारे नीट में तुमने लास्ट टाइम ली थी, कितने मार्क्स थे आपके, 301, फिजिक्स में कितने मार्क्स थे,
थोड़ा सा मेहनत कर लो तो नीट वेट तो कोई हर चीज है। क्यों भैया, क्या बोलते हैं आप? अगर क्लियर हो तो नहीं। नीट की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कुछ समय ही मांगती है बस, सिंसियरली। इसको आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि पढ़ने वाले कोई बच्चे 2-1 साल में ऑल इंडिया 1 रैंक मिल जाते हैं। आपको ऑल इंडिया 1 तो लानी नहीं है, मेन मुद्दा तो सिलेक्शन है, वही 550-600 नंबर आए मेरे, फिर रैंक की हो जाएंगे। थोड़ा 1.25 साल के लगभग मुझे लगता है, 1.25-1.5 साल की एक तैयारी है नीट की। 8-9 महीने निश्चित तौर, थोड़ा कम समय, थोड़ा वहाँ पे कसम का ज़्यादा। बट अगर 1.25 साल, लगभग 1.5 साल ईमानदारी से, बिल्कुल सीधे से जो टीचर बोल रहा है उसको फॉलो करें, तो मुझे लगता है नीट की तैयारी हो सकती है। और ये समय आप लोग का पूरी ज़िंदगी बदल देता है। BSc में से तो आप लोग कर ही नहीं सकते हो कभी भी। वो ऑप्शन ऐसा दुनिया में जो कभी ख़त्म नहीं होता। बच्चे बच्चे होने के बाद भी आप कर सकते हो MSc MSc। एक बार इसमें अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाना चाहिए। और रिपीटर में जो आप लोगों के पेरेंट्स डराएं आप लोगों को, साल खराब हो जाएगा, साल की कोई वैल्यू नहीं होती ज़िंदगी में। ये सब फालतू बातें, मैं तो PTM में भी बोलता हूँ, साल की वैल्यू क्या? आप लोगों के साल की क्या वैल्यू बताओ? ये तुम लोग हो ही कौन अभी? कुछ भी नहीं हो, आप लोग जीरो हो गए। तो आप लोगों के साल की क्या वैल्यू? मतलब चलो मान लो 1 साल नहीं रिपीट नहीं किया, एडमिशन ले लिया BSc MSc में, तो क्या कर लिया आप लोगों ने? कौन सा तुम लोगों ने तीर मान लिया? कौन सी नौकरी मिल जाएगी आपको? सच्चाई तो यही, कोई नौकरी नहीं मिलती। मिल भी गई तो 10,000 की मिलेगी, 15,000, 20,000, बहुत अच्छी कहीं से कर ली 25,000 की। क्या कभी आप MBBS की इक्विवेलेंट आ सकते हो? कभी जिंदगी में नहीं आ सकते। 30 साल भी आप कर लो भले, तो साल की कोई वैल्यू होती ही नहीं मेरे हिसाब से। तो अगर आप 22 साल में भी डॉक्टर बन रहे हो, अगर आप 25 साल में भी MBBS क्लियर कर रहे हो, तब भी कोई समस्या नहीं। जिंदगी कितनी बड़ी है, 30 साल में निकलोगे MBBS कर, मैं आपको नहीं कह रहा, बट फिर भी 30 साल के बाद 40 साल की जिंदगी रहती है, 70 साल की। वो जिंदगी में चाहिए। नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी ऐसे निकल जाती भाई। नौकरियां तो क्या है, कोई बैंक में लग जाएगा, कोई लड़कियां पढ़ाने लग जाएगी, कोई आप फार्मा वार्मा कंपनी में लग जाओगे, कोई फलाना काम कर लोगे फलाना। बट एक स्ट्रीम का फर्क रहता है। इंजीनियर कितना भी टुच्चा हो, वो है इंजीनियर आखिरकार। दुनिया में आप देखो, कोई इंजीनियर कभी आपको ऐसे नहीं मिले। लोग तो फालतू बोलते हैं, अरे बेरोजगार। मेरे को आज तक कभी कोई बीटेक वाला बंदा नहीं मिला जो 5-7 साल से फोकट हो, आज तक नहीं मिला। अब वो सोच रहे कि वो काम नहीं करें तो बात अलग है, बट कुछ नहीं होता है। शुरू में नौकरी नहीं मिलती साल भर, फिर आदमी ढूंढता है, किसी की पहचान से लग गया। 7,000 में करते हैं लोग नौकरी, 7,000 में, 8,000 में लग गया, फिर 1 आध साल 8-10 हज़ार में। मेरे दोस्तों को जिन्होंने इंजीनियरिंग 6-6 साल में कंप्लीट करी, आज L&T सुनी ना आपने? L&T मुझे लगता है दुनिया की, भारत की सबसे बड़ी सिविल कंपनियों में एक है। L&T, इन्फोसिस बेंगलोर में, यहाँ पर सब साले सीनियर इंजीनियर, ये इंजीनियर बन के बैठे हुए हैं, लाख रुपए मिल रहे हैं, 1.5 लाख। हम जानते हैं, हम उनको पढ़ा है। 6-6 साल में इंजीनियरिंग करी उन्होंने, 1 साल फोकट, 1.5 साल फोकट, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, फिर 8,000 में कहीं पे नौकरी करी, फोकट में भी करी, 10,000 में करी, काले हो गए धूप में दिन भर। पर हाँ, यहाँ से फिर कभी राजकोट गया, फिर यहाँ गया। आज वो 8-1 साल में लगभग 1 लाख प्लस का आदमी L&T में जॉब कर रहा है। तो ऐसे MBBS इनके साथ भी ऐसे, एक बार हो गया तो वो लाइफ बन जाती है भाई। आओ भाई, स्वागत है आप। तो जो भी लोग इस विचारधारा से हैं कि साल जा रहा है, बहुत समय कम है, आराम से तैयारी करो। कुछ साल बाद नहीं। घर वालों में कल नहीं है, मेरे घर में बहुत बोलते हैं साल खराब हो गया। मेरा साल की वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं। आप लोगों के साल खराब हो जाएगा तो क्या हो? कुछ नहीं होगा उससे। क्यों जाएगी? समझ तो मेरी बात सीखी नहीं, सहमत तो होना ही चाहिए। क्या करना है? अब क्वेश्चन स्टार्ट पे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यही फॉर्मूले थे। अब टॉर्क पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखिए। सबसे पहले देखो, आप लोगों के घर वालों ने आप लोगों को कंफर्ट, पेरेंट्स बच्चों को कंफर्ट नहीं देते हैं। मेरे हिसाब से पूरा खेल काउंसलिंग और कंफर्ट का है। ये डराना, डर बैठा रखा है मन में।
जल्दी करो जल्दी करो, इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, लोगों को क्या बोलेंगे, जल्दी करो, तुम क्या कर रहे हो, अभी तक रिजल्ट नहीं, डर बैठा है आप लोगों में। अपने बच्चे की औकात देखो, अगर लग रहा है कि वो पहली बार में नहीं कर पाएगा, बिल्कुल बचपन से कभी नहीं पढ़ा, उसको कंफर्ट जोन दो कि बेटा इस साल तैयारी कर, 500 नंबर ले आना, बस उसके हिसाब से तैयारी कर। जैसे ही पेरेंट्स से वैसा बोलता है तो एक कॉन्फिडेंस आप लोग खुद का देना, कि वो भरोसा कर रहे हैं। आप लोग के पेरेंट्स 700 नंबर लाओ, 650 नंबर, ये लॉजिकल बात है। इसको बोलूँगा 650 लाओ, इसको बोलूँगा, तो ये पॉसिबल बात है। ये लोग 2-3 साल तैयारी कर रहे हैं। अब कोई बच्चे ने अभी, अब मुझे नहीं पता, आपने बोला अभी तैयारी चालू करी, 3 महीने पहले 700 नंबर लाओ, आराम से बिल्कुल कंफर्ट हो गया, 3 महीनों को बिल्कुल एंजॉय करो। नंबर जो भी आएंगे वो आप लोग की हैसियत के हिसाब से, बट ये अंतिम मौका नहीं है। मैं आप लोगों को ड्रॉप के लिए कन्विंस नहीं कर रहा हूँ ड्रॉप लो, बट मेंटली रिलैक्सेशन करो। ये कोई लाइफ का आखिरी पड़ाव नहीं है। आप फिर ड्रॉप ले सकते हो, आप फिर तैयारी कर सकते हो, आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। ज़िंदगी बहुत बहुत लंबी है। आराम से चिल हो गए 3 महीने, बिल्कुल भिड़ जाओ अच्छे से। तो इस एक रॉड को मैंने ऐसा लटका दिया, अभी उसको ऐसा ले लेता हूँ जैसे कि ये पेन है। अच्छा, अब एक्सिस देखना, मैं थोड़ा एक देसी एक्सिस तो पेन थी पहले, ये उंगली भी तो एक्सिस है। किसी चीज़ को इससे पकड़ लो, क्या बोलते हो, अगर किसी चीज़ को मैं इससे पकड़ लूँ, अब देखो क्या रोटेशन कर सकता हूँ, देखना पेन को, हो गया। मंदिर में घंटा बजाते ही नहीं, तो वो घंटी कैसे बजाते हैं, वो घंटी में लटकी हुई, आप लोग क्या करते हो, जाके क्या करते हो, फोर्स लगाते हो, तो फोर्स से क्या हो जाता है, रोटेशन मिल जाता है, टॉर्क मिल जाता है। तो ये उंगली भी मुझे लगता है एक अच्छी एक्सिस है मेरी, इसको मैंने इसको ऐसा पकड़ लिया, ये पेन, इस पेन पर सर्टन कुछ फोर्स लगाएंगे। सबसे पहले आपको ये सीखना है कौन सा फोर्स टॉर्क देगा, कौन से फोर्स का टॉर्क 0 होगा, कौन से फोर्स का टॉर्क नहीं होगा, फिर हम लोग टॉर्क की वैल्यू निकालें। तो ये पेन है, इस पेन को मैंने लटका दिया मतलब इस पॉइंट के अबाउट वो क्या करेगा, आपका रोटेट करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा यही क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे देखेंगे, तो ये ऐसा होगा, डॉट बनाया और घुमाया, इसका मतलब पहले बता चुका हूँ, यही क्या हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो इस पेन पे कुछ डिफरेंट फोर्स लगाए, हो गया, बट इस पेन पे कुछ डिफरेंट फोर्स लगाए। कैसे फोर्स लगाए देखना, तो एक यहाँ लगाए टिप पे, ध्यान दो, टिप कैसे भी लगा सकते हो ना, तो एक ऐसा खींच लिया, एक ऐसा खींच लिया, और कहाँ लगा सकता हूँ, देखो यहाँ भी लगा सकता हूँ, 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 ऐसा एंगल पे भी लगा सकता हूँ। तो कुछ फोर्सेस इस पेन पे मैंने लगाए, ध्यान से देखना। ये सबसे पहले इस पेन को खींचा, F1 फोर्स इससे, सही है। इस रॉड की कुछ लेंथ मान लो, L लेंथ मान लो, पॉइंट बोल लो A। इस रॉड पे दूसरा फोर्स लगाया B, जिसकी वैल्यू भी देता हूँ, वैल्यू मान लो F। ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे दूसरा फोर्स लगाया मैंने कितना, 5F, यहां से लगाया कितना एंगल पे, 37 डिग्री। तीसरा फोर्स लगाया पॉइंट C है, ये पॉइंट C है इधर, ये लगाया मैंने कितना 10F, यहाँ से ये एंगल कितना है 50, और चौथा फोर्स लगाया मैंने यहाँ पर, ये फोर्स है, इन पॉइंट की दूरी दे दो, ये तो कहाँ लगाया सबसे एंड पे, हाँ सर ये फोर्स मतलब उसको पैरेलल लगाया लेंथ के, हाँ दूरी दे दो। ये रॉड की पूरी दूरी कितनी है L, इन पॉइंट्स की दूरी मतलब नहीं देखो, ये जो B वाले पॉइंट की दूरी है ये है 3L/4 पे, ये दूरी तो L है, और ये जो A वाले की दूरी है ये मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट मतलब L/2, और जो ये दूरी है ये फोर्स है L। रटना बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन को देखो प्रैक्टिकल, पहले दूरी देख लो फिर दूरी मिटा दो। ये देख लो, ये पेन है, इस पेन पे ये 4 फोर्स लगाए, कैसे लगाए, एक नीचे, एक B वाला कहाँ पे 37 डिग्री पे ऐसा ही, दूसरा C वाला कितने पे 53 डिग्री पे, और चौथा वाला कहाँ पर पॉइंट एक्सिस पे। देख लो, आपको बताना है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ध्यान से सुनना,
what will be the direction of rotation of rod, तो रॉड किस डायरेक्शन में रोटेट होगी, और दूसरा फाइंड द नेट टॉर्क, नेट मतलब रिजल्ट हुआ यार। तुम लोग तो बिल्कुल सिंसियरली काम करते हो, बस काम कराने वाला होना चाहिए। मतलब गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी कि मैंने बच्चों को थोड़ी सी छूट, कोई समस्या नहीं, कल से गलती सुधार लेंगे भाई, हैं? देख लो मिटा दो दूरी, ये हटा दो, दूरी देख लेना, बना दी मैंने। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय जो सिखाया उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला अगर फोर्स कोई एंगल पे लग रहा है, फर्स्ट जो पॉइंट था, अगर फोर्स एंगल पर लग रहा है तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट टॉर्क देता है, कौन सा देता है, परपेंडिकुलर वाला। पैरेलल वाला टॉर्क नहीं। तो पैरेलल परपेंडिकुलर कब पता चलेगा, जब कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो कंपोनेंट तोड़ लो, इसका कंपोनेंट 5F cos 37 और दूसरा तो कितना होगा, वैल्यू बता दो जरा। तो कितनी आई है, 5F cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5, तो इधर से कितना आ जाएगा इंटू कितना 4/5, तो बढ़िया आएगा ये, तो कितना हो जाएगा 4 है। तो जो बी वाले पॉइंट पर 4F फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है बच्चों, इधर लग रहा है। और ध्यान देना दूसरा कंपोनेंट क्या बच्चों इधर आएगा, कलर करो, ये कंपोनेंट आप देखना sin 37, ये कितना आएगा करके देख लो, क्या बोलते हो इसका। 11th वाले ऑनलाइन वाले तुम लोग भी ध्यान रखना भाई, अगर फोर्स एंगल पे दिया है तो उसके कंपोनेंट तोड़ेंगे और वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर पैरेलल होगा उसको चेक करेंगे, उसका कितना आएगा 10F, एक कितना आएगा cos 53, cos 53 कितना होता है, cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6F, और एक कंपोनेंट कितना आएगा 8F। तो एक सिर्फ एक 6F आएगा, गलत एकदम से, दूसरा कौन सा, ये वाला कितना आएगा 6F, और दूसरा वाला इसके कंपोनेंट तोड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एंगल ही नहीं पता। हाँ वाले का क्यों जा रहा, अच्छा तुम्हारी क्लास तो वहाँ है, यही जाता है सीधे में वहीं ना राइट में, एक बिल्डिंग नई बिल्डिंग खुड़ी, वहाँ पे लिखा था प्रधान केमिस्ट्री, वो तो ऑफिस है। अच्छा वहाँ से पैसे लेते हैं नहीं वही है, जाओ जाओ। आपकी गाड़ी आखिरी में पैसे पे आ जाए। हाँ तो सभी की मतलब मैं बोल देता हूँ, बाकी गाड़ी वही है सबकी। बच्चे बच्चे क्या होता है, तुम लोग एडमिशन लेते हो, हमको तो ये दिखता है कि भाई 70,000 का 70,000 कम लगे। और बच्चा वो जो पूरे पैसे देके आए तब उसको बच्चा मानता हूँ। डिस्काउंट लेने वाले बच्चे थोड़े से क्यों जान रहे, डिस्काउंट नहीं लेना, पूरा बच्चा पूरी फीस देके आया, बिल्कुल फुल फीस, और पढ़े ना तो वो गिराक हो गया, मतलब हमने कि बस चलिए आप लोग सब लोग मेहनत करिए, बढ़िया अच्छी चीज है, मेहनत करना चाहिए इधर। इसको देखो आप लोग, तो कौन सा फोर्स का कंपोनेंट टॉर्क देगा और कौन सा जीरो होगा, ये इस एग्जांपल समझ में आ जाए। फिर आगे लेडर प्रॉब्लम करेंगे, इसके एप्लीकेशन है और जो भी करेंगे वो देखना। तो ये इसके कंपोनेंट तोड़ लिए। अब सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या देखेंगे, देखो व्हाट इज द कंडीशन फॉर जीरो टॉर्क। कुछ का टॉर्क तो जीरो आएगा क्वेश्चन में हमेशा, जब भी टॉर्क लिखोगे कुछ का टॉर्क तो जीरो आएगी। तो वो जीरो टॉर्क की कंडीशन को अब न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं और उस पर थोड़ी और बात करते हैं। जानवी बताओ जीरो किसकी वजह से होता टॉर्क कब जीरो होगा,
क्या क्या कंडीशन है? एक तो वो जहाँ पे फिक्स्ड है वहीं पे फोर्स लगा दो, ठीक है, या फिर एफ पैरेलल वाला उसके वजह से हाँ टॉर्क ठीक है, यही बात हम लोग समाप्त कर रहे हैं अभी। हाँ बैठो। तो टॉर्क जीरो होने की बच्चों क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो जो आप लोगों ने पहले जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, एक तो क्या कर दिया आर जीरो, अगर आर जीरो कर दोगे तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। फिर रिवाइज करते हैं, आर क्या था? एक्सिस से फोर्स की दूरी। अब सवाल वही आ गया, अगर फोर्स को कहाँ लगा दिया आपने? एक्सिस पे, वही जैसे कब्जे पे ही फोर्स लगा दिया तो दूरी खत्म हो गई, पहली कंडीशन, ये तो जानते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर आर जीरो नहीं भी हो, मतलब फोर्स एक्सिस पे नहीं भी लगाया, तो दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो फोर्स है वो कैसा होना चाहिए? आपके बगल में चाहिए। तो इसको मैं अपनी देसी भाषा में कहता हूँ, या तो एक्सिस पे फोर्स लगा दो, या फिर फोर्स आगे जाके एक्सिस पे मिल जाए। तो या तो कब्जे पे लगा दिया, या फिर वो फोर्स आगे जाके किस पे मिल जाए? कब्जे पे मिल जाए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द टॉर्क टू बी जीरो। ये न्यूमेरिकल पॉइंट है। तो क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं कोई फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो गई। अब क्या करोगे आगे? आगे चलो, सीधी बच्ची। तो ये दो कंडीशन है, तो आर जीरो हो या फिर आप तो यहाँ देख लो, यहाँ पे कौन सी कहानी बन गई भाई? तो ये जो फोर्स है ये किस पे लगा दिया? एक्सिस पे लगा दिया। तो एक्सिस पे लगा दिया, कब्जा ही है, तो इसके कारण तो टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट क्या ये फोर्स एक्सिस पे लगाया? ये कहाँ लगाया? नहीं, ये कहाँ लगाया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का एक्सिस से कितनी दूरी पे? एन दूरी पे। मैंने क्या बोला? बट हर फोर्स को आगे बढ़ा के देखो जरूर। तो इसको अगर आगे बढ़ा के बच्चों देखूंगा तो आगे बढ़ाने पे ये कहाँ चले जाएगा? देखो क्या आगे बढ़ाने पे ये ऐसा है ना, तो इसकी अगर लाइन को आगे बढ़ाऊंगा बच्चों तो क्या आगे बढ़ा के ये हमें मिल जाएगी एक्सिस पे। तो ये दो बात है। किस तो वो आर पैरेलल मतलब वही टेक्निकल भाषा होगी, बट जो न्यूमेरिकल की देसी भाषा है अपने, अगर कोई को भाई आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर नहीं जमता सबको, अगर नहीं जम रहा है तो सिंपल बात है कि फोर्स को आगे बढ़ा के देख लो, अगर वो एक्सिस पे जाके टच हो रहा है मतलब उसका भी कोई टॉर्क नहीं होगा, तो इसका भी नहीं होगा टॉर्क। क्या बोलते हो? इस देखो इसके इसका जो ये कंपोनेंट है कौन सा? 3F वाला, ये भी कहाँ जाए? कैसे? देखो तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये भी कहाँ पहुंच जाएगा आपका? एक्सिस पे। इस वाले फोर्स का 8F कंपोनेंट ये भी आगे जाके कहाँ मीट हो रहा है? एक्सिस पे। तो वो सब कंपोनेंट जो एक्सिस पे चले जाते हैं उनका भी टॉर्क कन्वर्जन। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कि टॉर्क किस किस का जीरो है? 4F का। हाँ, और किसका? एक कंपोनेंट टॉर्क किसका जीरो है? 3F का जीरो है, और किसका है? 8F। इन सब का टॉर्क क्या है? जीरो। बस अगला फोटो बना दो। अगला फोटो कैसा बनेगा? तो ये रॉड है, ये एक्सिस है। सारे क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं, बस सवाल वो आ जाएगा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन दे देंगे तो बच्चा डर जाता है तो वो भी फोर्स ही, मैंने यहाँ फोर्स की वैल्यू दे दी, वहां पर नहीं देंगे, वो आपको निकालनी पड़ेगी जो पहले नियम में निकालते थे। तो बस अभी कौन कौन से बचेंगे? ये कितना था? ये वाला कितना था? 3F। और ये वाला ये बोला था, ये वाला 4F था और ये वाला 6F। ये वाला 6। इस पॉइंट को ये सी, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ बस कोई आपसे पूछ सकता है ये वाले कंपोनेंट का टॉर्क जीरो क्यों नहीं हुआ? तो इसको आगे बढ़ाओगे तो एक्सिस पे जाएगा क्या? कहाँ जाएगा आगे बढ़ा के? हाँ, तो कैसे जाएगा? इसकी आदत डालो भाई, किसी फोर्स को आगे किसी भी लाइन के अलॉन्ग बढ़ाना, अगर इसको आगे इस लाइन के अलॉन्ग बढ़ाओगे तो इधर जाएगा, और इस लाइन के अलॉन्ग जाओगे तो ये इधर जाएगा। इसको भी एक नाम कहते हैं, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे दो बात है, एक है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब किस पॉइंट पे फोर्स लगाया। दूसरी लाइन आती है कौन सी? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन मतलब, एक्शन मतलब क्या? काम करना। लाइन ऑफ एक्शन मतलब किस लाइन के अलोंग काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? फोर्स काम कर रहा है।
तो लाइन ऑफ एक्शन मतलब कोई भी फोर्स किस लाइन के अलावा काम कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। देसी भाषा में सिंपल सी फोर्स को आगे जाके लाइन। तो देखो क्या इस फोर्स की लाइन एक्सिस पे मिल रही है क्या? इसके पहले वाले कंपोनेंट में जो मैंने आगे बढ़ाया था इसका मतलब, जो इसके पहले वाले में जो मैंने आगे बढ़ाया था इसका मतलब क्या था? तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कौन सी थी? मैंने क्या बोला, लाइन ऑफ एक्शन मतलब उसको उस लाइन के अलावा आगे बढ़ा दो। तो इस फोर्स को जब आगे बढ़ाऊंगा तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां जाके मिल जाएगी? एक्सिस पे। ऐसे इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी और इसकी। तो ये पॉइंट हो जाएगा। टॉर्क जीरो कब होगा? जब एक्सिस पे होगा, या फिर टेक्निकली कहोगे तो क्या होगा, जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां पे चली जाती है? एक्सिस पे चले, तब भी उसका कोई टॉर्क नहीं होता। ठीक है, चलिए तो इसका टॉर्क जीरो क्यों नहीं है? इसकी कौन एक्सिस पे नहीं है? इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक्सिस पे नहीं है, तो इसका कुछ ना कुछ टॉर्क होगा, बस सिंपल। तो ये दूरी कितनी होगी इस फोर्स की? ये देखो, इसको क्या बोलेंगे, सुनो, सी वाले को पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस पॉइंट पे फोर्स लगा है, इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किसका? और तो इस फोर्स की दूरी कितनी है एक्सिस से? क्यों बच्चों, ये दूरी कितनी है? L/2 बोलो। और इस फोर्स की दूरी, इस फोर्स की जो दूरी है वो कितनी है? 3L/2। तो ऐसा हो गया, एक तरह से रॉड ऐसी है, थोड़ी मोटी मोटी बना दी, अच्छा अब उसको ऐसा बना दो, ये ऐसा नहीं, ऐसा कितना है? 6 है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखना, और ये कितना है हमारा? 4। बस इस फोर्स की दूरी कितनी है? यहाँ से ये दूरी कितनी है हमारे बच्चों? L/2। और इस फोर्स की दूरी कितनी है? 3L/4। हाँ भाई, यहाँ से चलो आगे की कैसे, मतलब जिस पॉइंट पे अराउंड रोटेशन, इसका पहले कुछ थोड़ी हम लोग बातचीत कर रहे थे इस टाइप की, तो आने के पहले बातचीत हो रही थी। रिकॉर्ड भी नहीं हुआ क्या? उसको तो मोबाइल भी बंद था, तुम्हारी किस्मत भी खराब है आप लोगों के साथ यार, मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई, डिलीट करना पड़ा। ऐसा क्यों होता है, लोगों की किस्मत भी खराब रहती है? क्यों भाई? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आदित्य तो केमिस्ट्री का टेस्ट दे लेगा, उसको क्या समस्या है? बायोलॉजी का टेस्ट दे लेगा, वो है। ये देखो, तो ये हम लोगों ने निकाला है इस फोर्स की दूरी L/2 और ये इस फोर्स की दूरी। बस अब टॉर्क लिख दो। मैंने क्या बोला, इस फोर्स का भी टॉर्क होगा और इस फोर्स का भी टॉर्क होगा। ध्यान से देखना पहला क्वेश्चन। अब टॉर्क लिखने के कितने फॉर्मूले? यहाँ से टॉर्क था ना, तो हमने क्या बोला, टॉर्क लिखने के कितने फॉर्मूले? या तो ये परपेंडिकुलर फोर्स लिखोगे इनटू डिस्टेंस, या फिर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। पहला तरीका है। वेक्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन अलग होगा, वो आपको अलग ही दिख जाएगा। ये क्वेश्चन अलग होगा, वो भी आपको अलग ही दिख जाएगा। तो मुख्यतः आज सिखाऊंगा ये लिखने का तरीका, टॉर्क कैसे लिखते हैं। तो फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू हमारा कितना? डिस्टेंस। तो बच्चों इस वाले फोर्स का टॉर्क कितना लिखोगे? इस वाले फोर्स का टॉर्क, इसको टाउ, टॉर्क मतलब टाउ 1 लिख दो, या ऐसा लिख दो, टॉर्क ड्यू टू कितना फोर्स? 4। कितना लिखोगे ये? क्या बोलते? देखो, क्या ये फोर्स परपेंडिकुलर है? किसके परपेंडिकुलर है? आर वेक्टर किधर आएगा आपका? इधर आएगा ना ये। तो देखो ये फोर्स कैसा है हमारा? परपेंडिकुलर। तो इसका टॉर्क कितना लिखोगे? कैसे लिखोगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स मतलब कितना? 4 सिंपल यार, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? 3L/4। और उस फोर्स का टॉर्क कितना लिखाएगा? टॉर्क ड्यू टू 6 है। कितना? क्या ये फोर्स परपेंडिकुलर है? देखो किसके परपेंडिकुलर है? एक्सिस का। कौन सा है ये? r कितना है? L/2। इस 6F का टॉर्क कितना लिखाएगा? 6F इनटू कितना? बट दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। ये तो टॉर्क की वैल्यू है। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? किधर घूमेगा? भाई कोई भी चीज रोटेट हो रही है, रोटेशन है, सर्कुलर मोशन है, तो या तो क्लॉकवाइज होगी या फिर क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो किधर रोटेट करेगा वो, ये बात बुक में नहीं लिखते हैं। बुक में वो राइट हैंड थंब रूल से करते हैं, बट राइट हैंड थंब रूल मेरे लिए लास्ट ऑप्शन हो। वैसे तो मैं कभी यूज ही नहीं करता है, बट कभी का क्वेश्चन आ ही गया
तो वो हमारे लिए लास्ट राइट जानते ही रूल, तो उस रूल को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते। हम तो यहाँ बात करते हैं मेरी सोच है वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ इसको बिल्कुल देसी लेके चलो, जैसे हम लोग चीज़ों को घुमाते हैं सिंपल से। जैसे ये फोर्स है 4F, कितना सिंपल है। देखो ये पेन को यहाँ पकड़ रखा है, ये पूरे क्वेश्चन ऐसे होंगे। इस पेन को ऐसा रख देना, ग्राउंड पे रख देंगे, एंगल पे लटका देंगे, सभी केस में ऐसा करना है। तो मान लीजिए जैसे मैंने इसको ऐसा पकड़ रखा है, देखिए ऐसा है, मैं आप लोगों से बोलूँगा इस पेन को पकड़ के, मैं आप लोगों से बोलूँगा ये कहीं से भी, यहीं से पकड़ लो, फोर्स कितना है 4F है। अब ध्यान से देखना, मैं अगर आपको बोलूँगा इस पेन को पकड़ के मैं इधर खींच रहा हूँ, कैसा खींच रहा हूँ, ऐसा, तो ये पेन कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉक तो डिपेंड करेगा आपके देखने पे, मेरे देखने पे, बट मैं तो कैसा घूमेगा। देखो इसको पकड़ के अगर मैं ऐसे खींचूँ ऐसा घूम जाएगा, क्या बोलते हो। अगर इस पेन को पकड़ के फोर्स उधर लगाऊंगा तो उधर लगाओगे तो कैसे घूम जाएगा, ऐसा घूम जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, जिधर फोर्स लगा रहा हूँ उधर रोटेशन हो रहा है। अगर मैंने इधर पकड़ के इधर खींचा तो कैसा रोटेट हो जाएगा, ऐसा। अगर इधर पकड़ के मैंने ऐसा खींचा तो कैसा हो जाएगा इधर। अब सोचो, ध्यान से देखना, ये क्या है, एक्सिस, ध्यान से देखना, तो ये हमारी एक्सिस है और ये हमारा एक्सिस का पॉइंट, ध्यान से देखो। तो ये पेन हमारा लटका हुआ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का है यहाँ, इसको पकड़ के, इसको पकड़ के मैंने क्या किया बच्चों, ऐसा खींचा, तो ये अब यहाँ देख के उड़ा सकते हो। अगर इसको ऐसा, अगर इसको यहाँ से पकड़ के ऐसा खींचोगे तो ये कैसा घूमेगा, यहाँ बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब उसको बनाने का तरीका सिंपल, कैसा देखो, तो ये आर है, खींच कैसे रहे हो, ऐसे खींच रहे हो तो फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा ना, तो फोर्स की डायरेक्शन मतलब बीच में ऐसा। थोड़ा उसको विचार कर लो, तो ऐसा बनता है कि ये पॉइंट है, इधर से क्या किया, ऐसा खींचा, तो जब इस पेन को ऐसा रखा, तो जब इस पेन को आप पकड़ के ऐसा खींचोगे तो क्या बोलते हो बच्चों, देखो जब इसको ऐसा खींचोगे तो क्या होगा, इस तरह से घूम जाएगा। तो कुछ नहीं करना, इतना थोड़ा सोचना है बार बार, सिंपल, जिधर फोर्स है उसी के बीच में रोटेशन। तो ये टॉर्क किसका हो गया, ये टॉर्क किसका हो जाएगा, 4F का हो जाएगा। ऐसे उसका देखो, ऊपर वाले पे किधर लगा रहे, अब बताओ, यहाँ लगा रहे V पे, इसको किधर खींच रहे हो, इधर खींच रहे हो, कितने फोर्स से, 6F से, तो किधर जाएगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात है, जिधर फोर्स होता है उधर ही क्या मानेगा, वो रोटेशन मानेगा। तरीका क्या है, आप धीमे प्रैक्टिस हो गया। अगर इधर खींच रहे हो तो इसका जो टॉर्क बनेगा वो कैसा, ये आर है तो कैसा घूमेगा, इस तरह से, ऐसा वाला, तो इसके कारण जो रोटेशन होगा वो ऐसा। तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला, तो इसका टॉर्क कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसा है, तो इसका टॉर्क जो है वो कैसा होगा, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या बोलते हैं, सही। बस दोनों के टॉर्क की वैल्यू आपके सामने, बताओ किसका टॉर्क बड़ा है, ऐसा कर दूं, तो ये ऐसी कहानी हो गई, इसका एंटी क्लॉकवाइज और इसका कैसा है, हमारा क्लॉक, दोनों की वैल्यू सेम है। ये कितनी आ रही, हाँ 4 से 4 क्या हो गया आपका, कैंसिल, तो इसका जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, 3FL, और इसका वाह, इसका भी 3F, तो इसका जो टॉर्क आएगा वो भी कितना होगा हमारा। तो जैसा एनएलएम में रिजल्टेंट फोर्स देखना, ये कितने बच्चों वाली बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूं और मैं आपसे बोलूं 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूं, तो वो किधर जाएगा, क्यों, क्योंकि वो कौन बैलेंस्ड हो गया, कौन बैलेंस्ड हो गया, फोर्स बैलेंस होगा भाई, जितना उधर से खींचा उतना ही इधर से। तो यहाँ भी टॉर्क इज द फोर्स ऑफ रोटेशनल मोशन। तो ये पेन ऐसा लटका हुआ है। अब मैं आपसे बोलूंगा जितने टॉर्क से, देखना बच्चों, जितने टॉर्क से अगर मैं उधर खींचूं, क्या बोलते हो, पकड़ो तुम उधर, तुम उधर खींचना, जैसे तुम उधर लेना, ऐसा अलग अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ऐसा। तो मैं बोलूँ जितने टॉर्क से मैं इधर खींचूं, अगर उतने टॉर्क से उधर खींच ले तो वो बैलेंस हो जाएगा ना। तो जितने से मैंने इधर रोटेशन दिया उतने से उसने क्या कर दिया, इधर दे दी, तो उस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, बैलेंस। ऐसे हम लोग नेट टॉर्क निकालते हैं, नेट मतलब रिजल्टेंट टॉर्क। तो अगर दोनों का टॉर्क बराबर है तो लिख दो कि जो नेट टॉर्क होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा, मॉड, जो भी बड़ा वाला टॉर्क है उसको छोटे वाले टॉर्क में से क्या कर दोगे आप, माइनस, क्योंकि यहाँ दोनों का टॉर्क बराबर है तो नेट टॉर्क 0। नेट टॉर्क 0 का मतलब रोटेशन होगा,
टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन। तो अगर कोई बॉडी पर रिजल्टेंट टॉर्क 0 है तो उसका रोटेशन भी 0 होगा। सेम वैसे अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 होता तो रिजल्टेंट मोशन भी कैसा हो जाता, 0। देख लो इसको, ये सबसे एक स्लाइड कर देगा। ये मेन क्वेश्चन वही करना है। स्टेप 1 में एफबीडी बनाएंगे, सारे फोर्सेस के कंपोनेंट तोड़ेंगे, चेक कर लेंगे किसका टॉर्क नहीं आ रहा, किसका टॉर्क आ रहा है, और उसके बाद फिर क्लॉकवाइज टॉर्क लिख देंगे, एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे, और नेट के लिए दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंड एप्लीकेशन। अब कल इसकी एप्लीकेशन पढ़ना है, तो कुछ इसकी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है जो हम लोग के सिलेबस में है। जैसे लैडर प्रॉब्लम हो गई, लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कराऊंगा, टेंशन वाली प्रॉब्लम बताऊंगा। कल हम लोग टॉर्क को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।